Hello friends, welcome back to CUET Suffer BHU. I am Anirudh Dubey and today I am here with NCERT B.Ed PYQ 2022. Friends, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं. Friends, I had scored rank 1 in NCERT B.Ed 2022, also rank 1 in BHU B.Ed Science and BHU B.Ed Science in Special B.Ed and also in General B.Ed. And also I had clear CUET B.Ed with percentile 98 percentile and UP B.Ed also. So today we are going to discuss some of the questions which came in PYQ of NCERT. So friends, the number one question is from reasoning section. See, 3 by 5, 5 by 7, 7 by 11, 11 by 13. एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं फ्रेंड्स के बाकी के जितने भी बीएड होते हैं जैसे यूपी बीएड हो गया और बीएचयू बीएड हो गया, सीयूईटी बीएड हो गया, इसमें जो मेरिट बनती है वो सिर्फ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसके बेसिस पे बनती है. लेकिन जो एनसीईआरटी बीएड होता है इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है उसका परसेंटेज जो भी है उसका वेटेज होता है. तो 60 by 40 का रेशियो होता है. 60% वेटेज होता है ये जो एग्ज़ाम आपका होगा, है ना, और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा. और 40% जो वेटेज है वो आपका होगा आपका जो भी ग्रेजुएशन का परसेंटेज है. तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज जो भी है वो एनसीईआरटी बीएड में एडमिशन लेने के लिए बहुत मायने रखता है. तो फ्रेंड्स 3 by 5, 5 by 7, 7 by 11, 11 by 13. तो सबसे पहले जो इसमें दिखता है वो डायगनली देखिए 5, 7, 11. तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा 13. अब बात करते हैं ऑप्शंस की. तो दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें 13 न्यूमरेटर में है. अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की. तो 15 डिनोमिनेटर होगा या 17, इसको हमें छांटना है. तो देखिए 5, 7 plus 2, 7, 11 plus 4, 11, 13 plus 2. तो इससे क्या पता चल रहा है 2, 4, 2, 4 क्या हो जाएगा +4, 17. तो ऑप्शन 4 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एनोलॉजी. ये भी जो है रीजनिंग का एक हिस्सा है. एनोलॉजी, रैश इज टू स्किन, देन इसके एनोलॉजी में बाकी कौन सा इसमें से होगा ऑप्शन. तो स्टोन टू किडनी, डैंड्रफ टू हेयर, पेन टू वेस्ट, एलर्जी टू थ्रोट. इससे पहले वाली वीडियो में जो कि सेकंड पार्ट था उसमें हमने ऐसे ही डिस्कस किया था एनालॉजी. टेलर का डिस्कस किया था, नीडल, जैसे नीडल हो जाएगी टेलर के लिए. तो देखिए डैंड्रफ टू हेयर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखिए रैश और स्किन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये लिविंग है ना. पेन टू वेस्ट नहीं होगा. एलर्जी टू थ्रोट, एलर्जी थ्रोट पे नहीं सूट करती है ना. स्टोन टू किडनी, देखिए जैसे कि रैश स्किन के ऊपर होता है या फिर रैश एक कह सकते हैं कि डिसऑर्डर है स्किन का, वैसे ही स्टोन एक डिसऑर्डर है किडनी का, है ना. स्किन लिविंग है ना, रैश इसके ऊपर या इसके ऊपर होता है स्किन के ऊपर, है ना. वैसे स्टोन कहाँ होता है, किडनी पे होता है ना. और ये एक डिसऑर्डर है किडनी का, ये एक डिसऑर्डर है स्किन का. तो ऐसे आप एनालॉजी देखेंगे यहाँ पे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टोन टू किडनी. अब ये आ गया अपना फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड. फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं कि बीएचयू बीएड का जो कोड है PGQP 74, उसके अंदर पहले क्या होता था कि जो बीएचयू खुद का एग्ज़ाम कराता था तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव लेवल पे टीचिंग एप्टीट्यूड में देता था. लंबा क्वेश्चन देता था और फिर पूछता था कि आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में. लेकिन फ्रेंड्स जो लास्ट ईयर जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें पर्सनली मैंने ये देखा, क्योंकि मैंने उससे पहले भी एक बार एग्ज़ाम दिया था ऐसे ही चेक करने के लिए खुद को, और लास्ट ईयर भी मैंने एग्ज़ाम दिया. तो फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने ये देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम हो गए हैं, खासकर बीएचयू बीएड में. तो बहुत से बच्चे क्या है ना कॉन्फिडेंट होते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो कर लेंगे, उसमें है ही क्या, उसमें ये देखना है कि बच्चे का फ़ायदा क्या है ना, और उसमें से तो आंसर पता चल जाता है. लेकिन जब उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ही कम होंगे तो वो मेरिट देने में आपको कोई सहायक ही नहीं होगा. वो बस जैसे होता है ना कि वाटरमेलन में जिसके बीज जैसे होते हैं ना, वैसे ही वो कहीं कहीं पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे.
तो CUET का जो बीएड हो रहा है, PGQP 7-4 जो BHU का हो रहा है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम हो गए हैं, है ना, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। लेकिन NCERT बीएड में जो संख्या थी वो वही है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आर जैसे थे वैसे ही हैं। NCERT बीएड का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स इन टीचिंग। अगर हम जो इसी को हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी, क्वेश्चन बनाते हुए अब बीएड में पढ़ेंगे कि वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडेट करना। वैलिडेट करने का मतलब यही होता है कि टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, जो चीज़ हम टेस्ट करना चाहते हैं बच्चे की, जिस स्किल को, वही स्किल टेस्ट हो, बाकी कुछ यहाँ वहाँ का ना हो, है ना। तो इररिलेवेंट एग्जाम्पल, उसी तरह से जो एग्जाम्पल हमें वही देना चाहिए जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट करे, डायरेक्ट स्पेसिफिक हो। आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन हर जगह नॉलेज दिखाने की नहीं होती है, यहाँ पे काम की बात करनी है। तो एग्जाम्पल्स इन टीचिंग शुड बी रिलेवेंट। इफ इररिलेवेंट देन इट विल लीड टू कंफ्यूजन as well as hindrance in understanding of the student. So the answer both will be correct. Most important element in election, तो ये तो अपना जीके का मान लीजिए, उसमें पॉलिटी का एक पार्ट मान लीजिए। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इलेक्शन, देखिए इलेक्शन की बात जब भी होगी तो बात होगी इक्वल अपॉर्चुनिटी की, है ना। और ख़ास करके ये पेपर आपका NCERT बीएड का है तो इंडिया की बात होगी। अगर इंडिया की नहीं भी करें तो कहीं की भी बात करें, इलेक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, डिसाइड करने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा इलेक्शन में, प्रेसिडेंट नहीं। अगर प्रेसिडेंट होता तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी की बात हो गई, या फिर कहें तो किसी एक के अंडर में आ जा रहा है सब कुछ, बाइसिंग हो रही है, वो इसीलिए तो इलेक्शन हो रहा है। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, या फिर कोई भी एक पर्सन जो कि पावर में है, इलेक्शन का उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका ये एलिमेंट छोड़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़िए, एलिमेंट ही नहीं है। फ्लैग का इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। नेशन अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें नेशन का कोई मतलब नहीं है। NCERT बीएड क्या है कि जो वहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, क्या है कि टीचिंग के ऊपर रिसर्च होती रहती है, तो वो ऑप्शंस और क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे देते हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं स्किल को टेस्ट करते हैं। तो नेशन दिया गया है कि कोई इमोशनल हो तो वो नेशन कर दे, लेकिन नेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। वोटर, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट मतलब किसका है, वोटर का। इलेक्शन से क्या मतलब है, वोटर की सबसे ज़्यादा पावर होती है कहाँ पे, इलेक्शन में। ये क्वेश्चन है इंग्लिश का। तो जैसे कि मैं तो केवी से पढ़ा हूँ, तो केवी हो गया, नवोदय हो गया, मैं केवी की बात करूँगा। तो NCERT जो है, RI NCERT या फिर NCERT, उसका मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन होता है इन स्कूल से, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। वो भी हमारे बहुत सारी टीचर्स हैं, मेरे खासकर मेरी एक बायोलॉजी की मैम थी, नवनीता शोम मैम, तो वो खुद भी सर्व कर चुकी हैं NCERT में। इवन जो इंटरव्यू होते हैं टीचर हायरिंग के, उसमें भी वो एज एन पैनल बैठती हैं उसमें। तो उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी सिमिलैरिटी, कि जो मेरे 11th-12th में जो इंग्लिश का पेपर होता था, है ना, बोर्ड लेवल का या प्री बोर्ड का, तो उसमें जिस तरीके का पैराग्राफ आता था, सेम टाइप का पैराग्राफ मेरे को इस NCERT बीएड के एंट्रेंस में दिखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्कूल के ही किसी टीचर ने ये पूरा का पूरा पेपर बनाया है, क्योंकि ऐसे पेपर हम लोग का क्या है कि प्री बोर्ड में हमारे जो प्रिंसिपल थे वो 10-10 प्री बोर्ड करा देते थे, 15-15 प्री बोर्ड करा देते थे प्रैक्टिस के लिए। तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में मेरे थी और रिफ्लेक्स में थी। तो जब पेपर देखा, एक तो पेपर भी बहुत सिंपल देते हैं आपको, जब आपको पेपर मिलेगा तो मेरे को तो ऐसा लगा कि ये तो मैं अपने घर पे आ गया हूँ, काइंड ऑफ अपने स्कूल का पेपर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे 2 पैराग्राफ थे, उनको पढ़ेंगे, उनमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने को। उनमें से एक है एन आर्म अ लेग मीन्स, देखिए ईडीएम का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी यूजफुल, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी। देखिए ईडीएम एंड फ्रेजेस में कुछ समझने का नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये कह सकते हैं स्टैटिक नॉलेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, एन आर्म अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। ऑपोजिट ऑफ डिमिनिश्ड, ये भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो कर्टेल का मतलब क्या होता है, कर्टेल का मतलब हो गया घटाना, है ना, किसी चीज़ को कम करना। अवेट का मतलब क्या हो गया इसका मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को कम करना। इंक्रीज का मतलब टू इंक्रीज,
एंड नन तो नहीं होगा, तो डिमिनिश्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQ NCERT के थे। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। अगर ये आपको हेल्प करते हैं और आगे भी आपको BHU B.Ed के PYQ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम अनिरुद्ध दुबे साइनिंग ऑफ।